बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं रूस पे बात करूंगा और एक व्यूअर जो कि ग्लोरियस कंपनी के नाम से हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं रूस पे वीडियो बनाऊं। तो मैं आप तमाम ऑडियंस से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आज की वीडियो में कि जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, मुझे कहते हैं, तो मुझे स्पेसिफ़िकली बताया करें, क्योंकि रूस का जो अपना ही टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मुझे स्पेसिफ़िकली बताएं कि आपने उसकी डिफेंस पे बात करना चाह रहे हैं, उसके रीजनल टाइज़ पे बात कर रहे हैं, उसके ख़ित्ते में जो उमूर हैं उन पे बात कर रहे हैं, उसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं उस पे बात करना चाह रहे हैं, या जो उसकी चीन, तुर्की और दीगर ममालिक के साथ इस वक्त ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, इस पर आप बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि रूस एज़ अ टॉपिक अगर हम बात करें तो बहुत वास्ट है। तो जो स्पेसिफ़िकली आप जानना चाहते हैं काइंडली वो एलेबोरेट कर दिया करें ताकि मैं फोकस उस पर रखूँ। खैर, मैं आज रूस की अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है कि 2036 तक वो सदर रह सकते हैं। मगर कैसे, वो मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो व्यूअर्स, आज की जो अहम खबर है और अहम टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि रूस में पिछले दिनों रेफरेंडम हुआ और उसमें सदर व्लादिमीर पुतिन को इजाज़त मिली है कि वो 2036 तक सदर रह सकते हैं। यानी कि उनका इक़्तिदार मज़ीद तूल पकड़ेगा और ये दुनिया के उन चंद रहनुमाओं में से होंगे कि जिनका इक़्तिदार तकरीबन 36 साल हो जाएगा। और अभी सदर व्लादिमीर पुतिन वाहिद सदर हैं जो गुज़श्ता 20 सालों से सदर, कभी वज़ीर आज़म रह चुके हैं और 1999 के बाद से अब तक वो बरसर इक़्तिदार हैं। अब जो उन्हें हिमायत हासिल हुई है उसमें यह कहा गया है कि 2024 में जो इलेक्शन होंगे, अगर वो उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो अपनी हर तरह की वो रिफॉर्म्स करेंगे और रिफॉर्म्स करने के बाद वो 2034 तक सदर रह सकेंगे। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि तब उनकी उम्र 84 बरस तक हो जाएगी और ये वाहिद ऐसे लीडर होंगे रूस के जो इतनी लंबी क़यादत करें। दुनिया में कई ऐसे रहनुमा हैं जो कई दहाइयों तक अपना इक़्तिदार संभाले रखा है जिन्होंने, और इक़्तिदार पर काबिज़ भी रहे हैं, बाज़ जगहों पे आमरीत की वजह से और बाज़ जगहों पे जमहूरियत की वजह से ही। और उनके इक़्तिदार की तवालत उन्हें शामी सदर बशारुल असद और इसके अलावा रवांडा के सदर पॉल कगामे के करीब ले जाएगी, जो कि तकरीबन 35 साल से ही इक़्तिदार पर रहे हैं और उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा जो मराहत हैं वो भी एंजॉय कर चुकी हैं और इसके अलावा इक़्तिदार के मज़े लूट चुकी हैं। इसके अलावा जो ममालिक हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कैमरून के रहनुमा पॉल बिया और गिनी के रहनुमा टियोडोरो ओबियांग निगोमा बिसाडो, ये भी काफ़ी अर्सा इक़्तिदार में रहे। इसके अलावा ईरान के अली ख़ामेनेई और कंबोडिया के हुसैन, इनका भी इक़्तिदार काफ़ी ज़्यादा तवील रहा हो, ये तकरीबन 35 साल तक अपने इक़्तिदार पर ये रहे। और इसके अलावा अब रूस एक वाहिद ऐसा मुल्क बन जाएगा, 14वें नंबर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आएंगे जो कि 36 साल तक इक़्तिदार में रहेंगे। रूस में यह रेफरेंडम बुध 1 जुलाई को करवाया गया और इस रेफरेंडम के बाद उन्हें तकरीबन 76% कामयाबी हासिल हुई। इस पर अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया क्योंकि वहाँ पर जो इस टाइम चेयरमैन हैं इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था तकरीबन 5 बजे के करीब, जबकि वहाँ पर इलेक्शन का जो टाइम था वो 8 बजे तक का था। जबकि उन्होंने ये ट्विटर पर अनाउंस कर दिया था कि व्लादिमीर पुतिन इसमें जीत रहे हैं। अब इन पे जो इलेक्शन हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ऑब्जेक्शन आया वो ये था कि इन्होंने इतनी जल्दी अनाउंस क्यों कर दिया जबकि इस वक्त मुल्क के दीगर इलाकों में इलेक्शन जारी थे। तो इन्होंने फार ईस्ट रशिया इस जगह का ऐलान किया था क्योंकि वहाँ पर एक तो आबादी कोई नहीं है और दूसरा वहाँ की टाइमिंग ही 5 बजे तक की थी। इस वजह से वहाँ पर नताइज का ऐलान जल्दी कर दिया गया, जो कि इनका कहना है कि इस पर एतराज़ करना बिला जवाज़ है। इसी रोज़ जो इस वक्त CEC यानी इनके चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है एला पैम्फिलोवा, उन्होंने कहा है कि तमाम अमल जिस पर ये एक कड़ी तनकीद की जाने लगी थी कि काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई है और कोई शफाफ नहीं है, तो उनका ये कहना था इसमें किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत नहीं हुई। और एला पैम्फिलोवा, आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ये एक वहाँ पर मुश्तरका तौर पर नामजद इलेक्शन कमीशन है, ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से नहीं इन्हें तैनात किया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इलेक्शन से पहले, रेफरेंडम से पहले एक तकरीर भी की और वो तकरीर बिल्कुल एक रवायती थी जिन्हें इंटरनेशनल मीडिया पे सराहने के बजाय काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। पहला ये था कि ये तकरीर उस जगह पे की गई जो कि एक यादगार बनाई गई थी, तमाम फ़ौजी जो कि जंग अज़ीम दोइम में हलाक हुए थे, वो एक यादगार उनके लिए बनाई गई। और आलमी मीडिया का ये कहना था कि इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए वहाँ से खिताब किया।
सदर व्लादिमीर पुतिन के जो मोटे मोटे नकात थे वो ये थे कि हम रूसी होने पे हमें फ़ख्र है, और जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी, मैं आज इसी वजह से इधर आया हूँ कि हम इन कुर्बानियों को कभी भी मत भूलें, और हमें रूसी होने पे फ़ख्र होने के साथ साथ अपनी तहज़ीब पे फ़ख्र है, अपने तमद्दुन पे फ़ख्र है, अपनी सकाफ़त, अपनी रवायात पे फ़ख्र है, और हम हर एतबार से दूसरों से कई ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, हमें इस पर भी फ़ख्र है। और उनका ये कहना था कि मेरा जो इस वक्त कलीदी किरदार होगा वो यही होगा कि बेहतरीन एक सेहत की सहूलियात फ़राहम की जाएँ, तालीम की बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएँ, और इसके अलावा मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ और ऐसी हुकूमत का क़याम मैं मुमकिन बनाऊँगा जहाँ पर इख्तलाफ राय के साथ साथ हर एक को जवाबदेह होना भी ज़रूरी समझा जाएगा। और उनका ये कहना था कि अगर मुझसे भी किसी किस्म का कोई एहतसाब किया जाता है मेरे हवाले से, या मुझे भी अगर जवाबदेह ठहराया जाएगा, तो मैं जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। और उनका कहना था कि हमारी इसी पहचान की वजह से हम तमाम इकट्ठे हैं, हमारी तमन्नाएं, हमारी उम्मीदें और हमारी जो इस वक्त मंजिलें हैं वो तमाम मुश्तरका हैं, और इस पर हम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद भी हैं। उनका ये भी कहना था कि हमें ऐसे मुल्क के लिए वोट करना होगा जिसके फ़वाइद हमारे बच्चों को पहुँचे और उनके बच्चों को पहुँचे। अब मैं बताता हूँ इंटरनेशनल मीडिया के बारे में कि वो क्या कह रहा था। CNN के मुताबिक इस तकरीर से जज्बात से तो खेला जा सकता है, मगर तमाम अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा CNN ने कोट किया रूसी हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा एलेक्सी नवाल्नी को, और उनका ये कहना था कि इन्होंने इंतखाबात को जाली करार दिया है, इन्होंने इंतखाबात को झूठ करार दिया है, और एक ब्लॉग लिखा इन्होंने, और जिसमें इनका ये कहना था कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया है, और ये बात मैं सच कह रहा हूँ, और हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वोट दिया था नो में, और मेरा वोट वैल्यू रखता है। इसके अलावा जितना भी तकरीबन वहाँ पर जो 24% लोग हैं उन्होंने नो में जवाब दिया है, तो वो नो लोगों का जवाब भी मैटर करता है। यानी कि वो मेजॉरिटी अथॉरिटी नहीं कह रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जिन 24% लोगों ने भी इनके खिलाफ वोट दिया है उसे भी वैल्यू देनी चाहिए, और सदर व्लादिमीर पुतिन को किसी भी किस्म की आइनी इस्लाहात ऐसी नहीं करनी चाहिए कि 2034 तक सदर रहें। इसके अलावा कई वहाँ पर उनके एतराज़ात ये भी थे कि इन्होंने किसी बैनुल अक़वामी मुबस्सिर को नहीं बुलाया, किसी मुबस्सिर ग्रुप को यह नहीं कहा कि आप आएँ और इलेक्शन को मॉनिटर करें। इस वजह से ये तमाम इलेक्शन नल एंड वाइड हो चुके हैं। दूसरी जानिब वहाँ पर कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी थे जिन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने अलामती एहतजाज भी किए, और वहाँ पर रेड स्क्वायर पर एक एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने काफ़ी बड़ा एहतजाज किया, और वहाँ पर उन्होंने लेट कर अलामती एहतजाज किया कि 2036 वहाँ पर बनाया गया कि जब तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इक़्तिदार में रहेंगे, और उनका ये कहना था 2034 से 2036 तक अगर ये रहते हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारा। और टीवी रेन की नुमाइंदा मारिया बोर्जोनोवा, उन्होंने ये तमाम इवेंट कवर किया, और उनका ये कहना था कि इस तमाम एहतजाज की क़ियादत म्यूनसिपल डेप्यूटी मारिया शटैन कर रही थी, और उनका यही मौक़िफ़ था कि ये तमाम के तमाम इंतखाबात जाली हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा एक और वहाँ पर मौजूद जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी उन्होंने भी काफ़ी बड़ा एहतजाज किया, जिनका नाम है लोरा नॉर्डिक, और उनका भी यही कहना था कि इंतखाबात जाली थे, इनमें झूठ का पलंदा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एक नेक्सस आपको बताता चलूँ। चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग जब तक ज़िंदा रहेंगे वो ताहयात चीन के सदर रहेंगे। दूसरी जानिब 2036 तक इन्होंने अगर आईनी इस्लाहत कर ली और ये सदर बन जाते हैं तो 2036 यानी 84 साल की उम्र तक ये सदर रहेंगे। अगर हम बात करें साथ साथ तुर्की की, 2023 में इंतखाबात होने जा रहे हैं जून में। 2023 इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि तुर्की का मुआहदा बैनुल-अक़वामी ख़त्म हो जाएगा और तमाम इलाके तुर्की में वापस जाना शुरू हो जाएंगे। तुर्की ने उस हवाले से काफ़ी डिप्लोमेसी भी शुरू कर दी है, और एक ख़बर यह भी है कि पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं इस्लामी सदारती निज़ाम की बात चल रही है, और अगर इस्लामी सदारती निज़ाम पाकिस्तान में आ गया तो ये तमाम निज़ामों को अल्टरनेट होगा। और यहाँ पर जो बार बार बात की जाती है कि चेहरे नहीं बल्कि निज़ाम बदलो, तो वो भी हमें कुछ उसकी भी बाज़गश भी सुनाई दे रही है और कुछ उसकी हवा चलती हुई हमें नज़र भी आ रही है। अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि एक नया यहाँ पर ट्राइका के साथ साथ एक नया अलायंस भी शुरू होगा कि जिनकी हुकूमत को कोई हटा नहीं सकेगा और जहाँ पर किसी भी किस्म की कोई अपोजिशन की मुदाखलत नहीं होगी। एक ये जो ट्राइका बनने जा रहा है, क्या ये कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट कोई स्टेज सजने जा रहा है? तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि जिसके बारे में ये यहूदी स्पेशली इस वक्त वर्कआउट कर रहे हैं कि आर्मागेडन या हरमजदून होनी है, तो उसके ख़िलाफ़ जो एक नया महाज खड़ा हो रहा है वो तमाम हमें अब कुछ सेट होता प्लेटफॉर्म नज़र भी आ रहा है। तो व्यूवर्स, रूस की कुछ डील भी पिछले दिनों हो रही थी, बल्कि ऐलान किया गया है इंडिया की जानिब से वो 33 रशियन फाइटर जेट्स खरीदेगा, जिनमें तकरीबन 21 मिग-29 है और 21 सखोई Su-30 तैयारे हैं, जो तकरीबन $2.43 बिलियन के ख़रीदे जाएंगे, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन 3900 करोड़ रुपया बनता है।
और अभी रूस की जानिब से इस डील की कोई ना हामी भरी गई है और ना ही इनकार किया गया है, बल्कि बाद तजिया निगारों का ये कहना है कि शायद रूस इंडिया को इनकार कर दे, क्योंकि इंडिया ने पहले भी बहुत ज़्यादा रूस के जो फ्लाइंग जेट्स थे वो गिराए। यानी वो इतने अनप्रोफेशनल उनकी टीम है, उनके पायलट्स हैं कि मिग-29 जितने रूस के इंडिया में गिरे हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं गिरे। और इस वजह से उन्हें ये कहा जाने लगा था कि वो उड़ते हुए ताबूत हैं, फ्लाइंग कॉफिन्स उन्हें कहा गया था। इस वजह से रूस काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट है, क्योंकि रूस के जो इन तैयारों के शेयर्स थे वो एकदम इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत बुरी तरह गिरे। और Su-30 पिछले दिनों एक मार भी गिराया गया। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, कुछ बातें होती हैं जो कि नहीं की जा सकती, लेकिन इस वजह से किसी मुल्क ने गिराया उसे, और उस मुल्क ने दोस्ती का साथ निभाते हुए नहीं बताया, नहीं डिस्क्लोज़ किया। और कभी अगर पॉसिबल हुआ, कभी ये बातें सामने आई तो इंशाल्लाह मैं लाजमी आपके साथ करूँगा। तो ये अभी तक की रूस की सारी अपडेट्स हैं। और रूस रीजनल सतह पर तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम कर रहा है, क्योंकि उसे अब इस एरिया में भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो असलहे के लिहाज से ताकतवर हो, फ़ौजी अस्करी एतबार से ताकतवर हो, और जिसका तमाम खित्ते पे असर और रसूख भी हो। साथ साथ रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। रूस के खुफिया इंटेलिजेंस के चीफ जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था हमें सी पैक में भी शराकत दारी चाहिए और हमें भी इस रूट के लिए आप अपने साथ शामिल कर लें। तो ये भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक खुशाइन बात है कि आहिस्ता आहिस्ता एक नया सिस्टम भी, एक नया सेटअप भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक और अपडेट में मैं ये शामिल करना चाहूँगा कि रूस ने पहले मिडल ईस्ट में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की, लेकिन शाम में मुदाखलत के बाद अब रूस बाकायदा तौर पे मुदाखलत कर रहा है और वहाँ पर अपनी एयर बेसिस भी बना रहा है। यमन में भी उन्होंने अपनी फ़ौज भेज दी है। इसके अलावा शाम से होते हुए इराक़ में भी अब उन्होंने कई वहाँ पर फ़ौजी अड्डे कायम कर लिए हैं और वहाँ पर अपने फ़ौजी भी तैनात किए हैं, साथ साथ अपने जंगी तैयारी भी भेज दिए हैं। यानी अब रूस पहले प्रॉक्सी लड़ रहा था, बाकायदा तौर पर ख़ुद इंटरवेंशन कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि खित्ते का सारा असर और रसूख अमरीका के पास चला जाए और कल को अमरीका तमाम अरब ममालिक को खुदा न खास्ता रोनता हुआ रूस तक भी पहुंच जाए, चीन तक भी पहुंच जाए और फिर पाकिस्तान भी पहुंच जाए। तो एक नया अलायंस हमें अमेरिका के अगेंस्ट और इसराइल के अगेंस्ट यहाँ पे भी नज़र आता है। और अगर ये अलायंस बन जाएगा, जो कि तजियाकारों के नज़र में भी एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का होगा, क्योंकि चाइना ने इस वक्त अस्करी एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और सनती और तिजारत के एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। दूसरी जानिब रूस, जो कि इस वक्त ओपेक ममालिक के साथ गैस की भी बरामदात कर रहा है और तेल की भी काफ़ी ज़्यादा बरामदात कर रहा है, काफ़ी बड़ा मुल्क है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है और अपनी जो अस्करी ताकत है उसे मज़ीद तक़वियत भी दे रहा है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी जो डील हुई है कि तुर्की और रूस मिलकर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर होगा कि ये किसी भी मिसाइल को इंटरप्ट कर सकता है। इन पर दागा गया कोई भी मिसाइल हवा में इंटरसेप्ट किया जा सकता है या किसी भी जहाज़ को ये इंटरसेप्ट कर सकता है, क्योंकि Su-400 पिछले दिनों एक अटैक भी हुआ था सऊदी अरब पे, जिस पे ये कहा गया था कि शायद ईरान ने ऑयल फील्ड्स हैं सऊदीया की वो उड़ा दी थी, लेकिन सेटेलाइट इमेज उसे रूस ने प्रोवाइड किए सऊदी अरब को और उसके बाद पता चला कि ये कारस्तानी भी इसराइल की ही थी। तो व्यूवर्स, ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। और मैं फिर एंड में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मोर प्रोबेबली या आप मोर स्पेसिफिक होकर बताया करें। बेशक आप उन टॉपिक्स को 3-4 टॉपिक्स में डिवाइड कर दें, 3-4 प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दें, मैं उस तरह आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी डिटेल्स बता सकूँगा कि बजाय ये कि मैं सिर्फ एक एक पॉइंट करके, एक एक लाइन करके आपको समझाऊँ। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस है, घरों में रहें, महफूज रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।